तो दोस्तों, जब ऐसी आर्थिक परिस्थितियाँ बनती हैं तो अच्छे खासे आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो मेरे भाई के साथ भी वही हुआ। उसने ड्रिंकिंग व्रिंकिंग करना चालू कर दिया। हम पूरी तरह से तहस-नहस हो चुके थे। ना हम क्या करूँ क्या ना करूँ, पूरी तरह से डिस्टर्ब था। लेकिन दोस्तों, मेरे एक अंदर थी, मैंने कभी हार नहीं मानी, अपने आप पे भरोसा रखा। मैंने कहा आज नहीं तो वक्त सही होगा, धीरे धीरे सब सही होगा। सब्र रखना ही ज़रूरी है, क्योंकि उस समय मैंने अपनी एजुकेशन नहीं छोड़ी। मैंने कहा एक यही हथियार है, अगर अपन इससे हट गए तो फिर अपन कुछ नहीं कर सकते थे। मेरे मन में भी कई बार ऐसे ख्याल आते थे कि अपन पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ के क्यों ना अपन भी मजदूरी करने लग जाएं, 2 पैसे कमाएंगे, अपना परिवार का हाथ बढ़ाएंगे तो सबको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों, मैंने ये वाला रास्ता नहीं चुना। मैंने कहा अभी जो उम्र है उसमें रह के अपन को फोकस करना, अपनी पढ़ाई करनी है। लेकिन दोस्तों, हालात जिससे थे, शायद मेरी जगह कोई और भी होता तो नहीं कर पाता। लेकिन मैंने हार नहीं मानी दोस्तों। मैं जहाँ से भी पैसों का जुगाड़ होता, कभी इससे उधार ले लेता, कभी उससे उधार ले लेता, अपने परिवार को मैनेज करा। कभी इधर वाले कर्जा मांगते तो इस वाले से लेके उसको दे देता था, उधर वापस इधर वाले मांगते तो उधर वाले से लेके इनको कर्जा दे देता। मतलब जो मेरे कर्ज का बोझ था वो कम नहीं हो रहा था, उल्टा बढ़ ही जा रहा था, क्योंकि मैं इधर से उधर करे जा रहा था, लेकिन अपने आप को पढ़ाई में लगा हुआ था। दोस्तों, 2011 में मैंने 12th कर ली। हालात बुरे थे, लेकिन फिर भी मैंने 70% से कक्षा 12 उत्तीर्ण कर ली। अब मेरे पास सपना था कि अब इंजीनियरिंग करनी है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपन IIT की तैयारी करने में कहीं से कुछ हो जाए। तो मैंने कई कोचिंग सेंटर में बात करी, सर मुझे 1 साल पढ़ने का मौका दे दो ताकि मैं अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊँगा और कुछ करूँगा। लेकिन ऐसा सहयोग नहीं बैठा, क्योंकि कोचिंग सेंटर मुझे केवल फीस में छूट दे रहे थे और अकोमोडेशन मतलब रहने खाने का खर्चा मेरा था। तो मैंने कहा मैं इतना भी अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, तो फिर मैंने वो डिसीजन छोड़ दिया। यहाँ आया तो मेरे सर ने सजेशन किया कि अजीत, क्यों नहीं तुम प्राइवेट कॉलेज से ही इंजीनियरिंग कर लो, वापस 1 साल तैयारी करके तुम इतना टाइम वेस्ट हो रहे हो, इससे बढ़िया है तुम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज कर लो। मैंने कहा ठीक है सर, कर लेते हैं। लेकिन उसकी भी फीस काफ़ी ज़्यादा थी, डोनेशन वगैरह भी थे। लेकिन मैंने कहा ठीक है, अब क्या करें। तो फिर कैसा आइडिया लगा कि आपको सेल्फ फाइनेंस सीट मिल जाएगी, ऐसे करके आप अपना भविष्य बना सकते हो। मैंने मेरे एरिया से लेकर अजमेर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बैंक थे, जहाँ भी जिसने सलाह दी, जो भी संस्थाएँ थी, वहाँ मैं गया, उनसे रिक्वेस्ट करी, अपने डॉक्यूमेंट दिखाए, सर मैं ऐसी बात है, मेरे हालात बहुत ख़राब हैं, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, सर आप मुझे सहयोग कीजिए। कहीं से कुछ नहीं हुआ। बैंक वाले बोलते थे कि आपके पास ITR रिटर्न नहीं है, आपकी अच्छी फैमिली इनकम नहीं है, आपको लोन नहीं मिल सकता है। आप मानोगे नहीं दोस्तों, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि मुझे कुछ नहीं दिखता था, मैं कहाँ जाता था क्या आता था। मतलब एक घर की आर्थिक स्थिति खराब, दूसरा अपनी एजुकेशन के प्रति ये रवैया कि जो मैं बनना चाह रहा हूँ वो नहीं बन पा रहा हूँ। दोस्तों, हालात को कुछ और ही मंजूर था। उस समय मैंने PTT का एग्ज़ाम होता था, तो मैंने सोचा चलो क्यों नहीं PTT की कोचिंग ही कर लेते, ताकि अपना इसमें भविष्य बन जाएगा। दोस्तों, उस समय फिर मेरे साथ जिस तरह मेरे 11th-12th का खर्चा उठाने के लिए 2 भामाशाह तैयार हो गए, इस बार भी मेरा PTT का खर्चा भी किसी हमारे हैदर फौजी साहब हैं, उन्होंने कर दिया। तो मेरे एक स्टेप फिर आगे मुझे मौका मिल गया कि चलो अब अपना सफ़र थोड़ा आसान रहेगा। दोस्तों, अगर आप जीवन में सही हो तो आपकी सहायता करने के लिए भगवान किसी न किसी वक्त व्यक्ति को फरिश्ता बना के भेज देते हैं। ये चीज़ मैंने सीखी है। जब भी मेरे जीवन में परेशानी आई तो कैसे न कैसे उसका रास्ता निकला। लेकिन इन चीज़ों के बीच में मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचा दोस्तों। मैंने कभी भी किसी से ये ईर्ष्या नहीं करी कि उसके पास इतना क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। मैंने यही सोचा है कि मैं मेहनत करके अपने दम पे कुछ बनाऊंगा, उनका है वो उन्हीं का है, मुझे अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप में बनाना है। मेरा इंजीनियरिंग में नंबर आ गया, मुझे जो सेल्फ फाइनेंस सीट मिली, जबकि मैं गवर्नमेंट एडेड सीट के लिए सोच रहा था क्योंकि उसमें फ़ीस कम लगती है। फिर हालात ख़राब, क्योंकि अब लोन वोन सारे संशय खत्म हो चुके थे, लोन का भी कहीं से जुगाड़ नहीं हुआ। अब क्या करें, क्योंकि इंजीनियरिंग की फ़ीस इतनी 60 से 65 हज़ार रुपये, फिर उसके अलावा रहने का खर्चा। मैंने कहा अब अपने बस की बात नहीं है। लेकिन देखो, जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, जब आप में बुरा समय आता है तभी आप मजबूत बनते हो। उस समय मैं अकेले में खूब रोया था कि साहब मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, मैंने किसी का कुछ करा नहीं तो मेरे साथ क्यों होता है। मैंने बैंकों से लोन के चक्कर काटे, हर किसी के सामने ऐसा बोला, ऐसा हेल्प कर दो, लेकिन किसी ने नहीं करी। लेकिन खुदा को कुछ अलग ही मंजूर होता है, वो आपसे बेहतर करवाना चाहता है और आपके लिए बेहतर सोच के रखता है। आप मानोगे नहीं, आपने बागबान मूवी तो देखी होगी। बागबान में जो सलमान खान के साथ जो होता है, वो देख के हर किसी का मन में उत्साह हो जाता है कि यार काश ये फिल्म स्टोरी है, लेकिन अगर रियल लाइफ में होता तो कितना अच्छा होता। दोस्तों, मेरे साथ ये रियल लाइफ में हुआ। मुझे एक ऐसा शख्स मिला जिसने मेरे डॉक्यूमेंट देख के एक झटके में बोल दिया तुम्हारे सारे इंजीनियरिंग का खर्चा मैं उठाऊंगा। उस शख्स का नाम है जवान सिंह रावत। मैं दिल से उनको सलाम करता हूँ, उनकी सोच को, कि उन्होंने मेरा सारा खर्चा, पूरी इंजीनियरिंग 4 साल का इंजीनियरिंग विद हॉस्टल पूरा खर्चा उठाया और मुझे इंजीनियरिंग की डिग्री करने के लिए मोटिवेशन दिया। बोला कि नहीं, आज से तुम केवल तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पे लगाओ और पढ़ाई करो। दोस्तों, ये चीज़ आपको यहाँ पे शिक्षा लेनी चाहिए कि कभी भी बुरा वक्त आए तो हारना नहीं, घबराना नहीं,
उसका रास्ता कुछ ना कुछ ज़रूर निकलेगा। आपको केवल अपना पोटेंशियल बना के रखना है दोस्तों। वहाँ से मेरी इंजीनियरिंग की शुरुआत तो चालू हो गई, लेकिन बुरा समय टला नहीं है दोस्तों। मेरा भाई, मैंने इंजीनियरिंग चालू करी, मेरा भाई बिस्तर में आ चुका था। वो लंग्स के इंस्पेक्शन के कारण इतनी हालत ख़राब हो गई कि अब वो बेड रेस्ट पे, मतलब घर पे ही रहता था, उसका इलाज चलता था बस ऐसे करके। अब दोनों टेंशन, अब मैं अपना ध्यान पढ़ाई में लगाऊं या घर पे लगाऊं, तो मैं दोनों तरफ से डिस्टर्ब बहुत होता था। मैं मतलब मेरे चेहरे से ऐसा लगता था, सब मुझे बोलते थे कि अजीत तू मतलब इतना गुमसुम और इस तरह से कैसे रहता है। मतलब मेरा एक डिमोटिवेशन टाइप का था, क्योंकि मैं किसी को बता नहीं सकता था कि मेरे फैमिली में क्या प्रॉब्लम चल रही है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। दोनों तरफ तालमेल बना के रखता था। कभी घर की प्रॉब्लम आ जाती थी तो सोचता था, कभी पैसे वाले परेशान करने लग जाते हैं कि अब क्या करना है। लेकिन दोस्तों मैंने हार नहीं मानी, मैंने पैसे वालों को भी टाइम पे पैसे देने की कोशिश करी। जहाँ से मैनेज होता था इधर कर देता था, कभी उधर कर देता। जिन्होंने मेरी मदद करी उन सबको धन्यवाद। ऐसे करके मैंने दोस्तों समय निकालना चालू करा। इसी बीच में एक घटनाएं और हुई। 2011 में जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, उससे पहले ही मेरी सगाई हो चुकी थी। उस टाइम में ये कोई बड़ी बात थी नहीं। सगाई होना हमारे समाज में एक नॉर्मल काम है कि अगर 11-12 अगर बच्चा कर लेता तो उस टाइम में उसकी सगाई या शादी हो ही जाती है। कि हमारे 20-21 तक इंतजार करना तो बहुत दूर की बात है, 20 से पहले तो शादी हो जाती। तो वो साथ ही मेरे साथ भी हुआ, मेरी सगाई हो चुकी थी। मेरे सास ससुर बहुत अच्छे इंसान थे। ऐसे करके दोस्तों मेरे 4 साल इंजीनियरिंग के पूरे हुए। इसी बीच में मैंने SSB में क्वालिफाई भी किया। 1-2 जगह अच्छा मेरा रेस्पॉन्स रहा, मैंने पढ़ाई में ठीक ठाक अच्छा खासा कर लिया। जो मेरे हालात थी फैमिली और उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, मैं उसमें कभी पीछे नहीं रहा दोस्तों। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद जब घर आया तो हालात बहुत भयानक हो चुके थे, क्योंकि वो कभी हालात जो मैं छोड़ के गया था वो कभी बदले नहीं। मेरे भाई का कभी यही रहता, जब मैं इंजीनियरिंग में था तभी भी यही रहता था कि मेरे भाई कभी भी एक्सपायर हो सकता है। ऐसे करके दोस्तों मैंने 4 साल इधर से उधर बिल्कुल इधर झूल में रहा, लेकिन पढ़ाई में फोकस रखा। हालात आते हैं लेकिन हालात को संभालना अपना काम है। ऐसे करके दोस्तों मेरा 4 साल पूरे होने के बाद मैं घर आया। घर आने पे मेरी सगाई को 4 साल हो चुके थे दोस्तों। उस समय मुझे शादी करना भी ज़रूरी था, क्योंकि बेटी के परिवार की एक जिम्मेदारी रहती है कि उसका शादी कर दिया जाए। लेकिन मैं 4 साल से टालते आ रहा हूँ, भाई अगले साल कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे। तो दोस्तों अब मैं इतना कर्ज के बोझ के तले दब चुका था कि शादी करूँ तो कैसे करूँ। आप मानोगे नहीं दोस्तों, यहाँ पे मेरे साथ जो हुआ है वो बहुत ही ताजुब के साथ है। मेरे सास ससुर ने, हमारे एक रिवाज है, हमारे जो गहने होते हैं वो लड़के वाले लेके जाते हैं। मेरे सास ससुर ने मुझे बिना गहनों के अपनी बेटी मुझे देने का फैसला कर लिया। बोला कि आप तो केवल बारात लेके आ जाओ, बाकी कोई दिक्कत नहीं, सब चीज़ हो जाएगी। दोस्तों उसके बाद मेरे आप शादी में भी जो भी आए, हलवाई, कैमरा वाला, टेंट, सब ने सहयोग करा। उन्होंने सब ने 1-1, 2-2 साल बाद में पैसे लिए। उन्होंने बोला जब आप लोग इतना सब कर रहे हैं इस बंदे के लिए तो हम भी यही सहयोग करेंगे। दोस्तों जब जिसके पास नीयत सही होती है तो उसके लिए सब कुछ मदद करने को तैयार रहते हैं। मेरी शादी भी हो गई, भाई बीमार था। अब मेरे जिम्मेदारी की क्या करा जाए। मैंने एक छोटी सी जॉब पकड़ी अपने आसपास, ताकि मैं अपने भाई को भी संभाल सकूं, अपने परिवार को संभाल सकूं और अपने सारे दायित्व को पूरा कर सकूं। दोस्तों मैंने उस जॉब में रह के अपने आप को साबित करा। एक ही जगह रह के मैंने अपने ईमानदारी से काम करा और अपने आप को साबित करा। दोस्तों वक्त बदलते टाइम नहीं लगती। 2000 मेरी शादी के जस्ट 6-7 महीने बाद मेरा भाई का देहांत हो चुका था। अब मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मुझे एक उम्मीद थी कि कहीं मेरा भाई ठीक हो जाएगा तो हम दोनों भाई मिलकर अपने परिवार की स्थिति बदल सकते हैं। उस समय दोस्तों हालात ऐसे हो गए, क्योंकि मैं कर्ज के बोझ में भयंकर फंस चुका था। ना इतनी कोई आमदनी थी कि मैं उसको जल्द से जल्द चुका सकूँ। अब परिवार की जिम्मेदारी, बीवी, उस समय मेरी एक बच्ची भी हो चुकी थी। दोस्तों अब इन्हीं चीज़ों में संतुलन बनाना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। अपने परिवार को संभालना, इसी के साथ जो आपके कर्ज का बोझ है इससे लड़ना। दोस्तों मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने आप को, जो मेरी आमदनी थी कम थी, लेकिन मुझे फिक्स पता था कि अपनी आमदनी इतनी है, अपन को जो भी करना है वो उसी में करना है। मैंने उसी पैसों से मैनेज करना चालू करा। अपने फालतू के जो सारे खर्चे थे उनको रोके, कोई दूसरा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं। 12-12, 13-13, 14-14 घंटे मैंने वर्क करा है। इवन संडे को भी मैंने 8 से 9 घंटे काम करा। मैंने कभी छुट्टी नहीं ली। 365 दिन में से मैंने कम से कम 355-60 दिन तो काम करा, क्योंकि जो होली दिवाली की जो मेजर छुट्टियाँ थी उनको छोड़ के मैंने 10 से 12 घंटे पर डे काम करा है। ऐसे करके मैंने 4-5 साल काम करके अपनी परिवार की स्थिति सुधार ली। आज दोस्तों मेरा पर्सनल खुद का मैंने मकान भी बना लिया है। थोड़ा बहुत कर्ज बाकी है, उससे मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँगा। तो ये दोस्तों मेरी जो कहानी थी आपको ज़रूर संभल देगी। ऐसे हालात बनने के बाद भी आप हालातों से लड़ सकते हो। हालात बनना एक अलग बात है, लेकिन हालातों से कैसे निपटना वो क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए दोस्तों। अगर आप हालातों से निपटना जानते हो तो आप हमेशा फतेह पा सकते हो, लेकिन अगर आप हालातों को बहाना बना के रहोगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हालातों से लड़ो लेकिन आगे बढ़ो।
मेरी अगर स्टोरी आपको पसंद आई है, ये कोई फिल्मी स्टोरी नहीं है दोस्तों, ये मेरा रियल लाइफ संघर्ष है जो मैंने झेला है। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा। लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और खुद ऊर्जावान रहें, दूसरों को ऊर्जावान बनाएं। थैंक यू दोस्तों।